नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए शुरू करते हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, जहां पर सबसे पहली न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट फेडरल रिजर्व। तो फेडरल रिजर्व के एक सीनियर ऑफिशियल ने ये कहा है कि अभी भी बहुत सारे महीनों का पॉजिटिव इन्फ्लेशन डेटा आना बाकी है, जिसके बाद ही वो रेट कट के बारे में सोचेंगे। तो फेडरल रिजर्व के एक सीनियर ऑफिशियल ने ये कहा है कि अभी भी फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक रूल आउट नहीं की है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, रेट हाइक अब तक रूल आउट नहीं की है। रेट कट की बातें पूरी दुनिया कर रही है करंटली, लेकिन रेट हाइक अब तक रूल आउट नहीं करी है। ऐसा फेडरल रिजर्व का स्टांस है, ऐसा एक सीनियर ऑफिशियल ने यहाँ पर कहा है। एंड अभी भी फेडरल रिजर्व रुका है एक सब्सटैंशियल डेटा के लिए, जिसमें ये दिख सके, क्लियरली एक ट्रेंड दिख सके कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम अब काफी हद तक खत्म हो चुका है। तो बेसिकली यूएस इकोनॉमी एक ऐसे सॉफ्ट स्पॉट पे है करंटली यहाँ पर, जहां पर उनके इकोनॉमी पर इतने प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं, उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स पर इतने प्रॉब्लम नहीं दिख रहे जो यूजुअली जब रेट्स आप बहुत बढ़ा देते हो तब होते हैं। वैसे प्रॉब्लम ना दिखने पर फेडरल रिजर्व जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज के लिए कि वो रेट्स अभी भी नीचे आने के लिए रुक सकते हैं। एंड उसी इन्फ्लेशन रेट्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो इन्फ्लेशन रेट्स अभी भी नीचे आने के लिए रुक सकते हैं, जिसके बाद ही वो रेट कट्स के बारे में सोचेंगे। यूएस इन्फ्लेशन के रेट्स की अगर बात करें तो 0.3% से अप्रैल के महीने में ये बढ़े थे। अगर हम ईयर ऑन ईयर इसको कंपेयर करें तो 3.4% हायर थे ये अप्रैल के मंथ में कंपेयर टू अप्रैल 2023। इसका मतलब अभी भी फेडरल रिजर्व का जो 2% का टारगेट है, उससे अभी भी इन्फ्लेशन रेट्स थोड़े से दूर है। दे विल स्टिल हैव टू वेट कि ये जो इन्फ्लेशन रेट्स है वो थोड़े और नीचे आए, एंड उसके बाद ही फेडरल रिजर्व शायद रेट कट्स के बारे में सोचेगा। ये जो सीनियर ऑफिशियल है उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो ये कंसिडर कर सकती है कि आगे भी वो जो टारगेट रेट है फ्यूचर में उसको एडजस्ट करे। एंड अभी भी रेट कट्स के बारे में बातें अभी काफी जल्दी है। इट्स स्टिल टाइम फॉर रेट कट्स टू हैपन। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो लोअर रेट्स को शायद फेडरल रिजर्व से पहले ही करने लग जाएं। कि ईसीबी ऑफिशियल्स है उन्होंने ये सपोर्ट किया है कि जून में वो एक रेट कट करेंगे। सिमिलरली बैंक ऑफ इंग्लैंड भी ये एंटिसिपेट कर रहा है कि सितंबर इस समर से पहले, यानी करंटली वहां पर जो इंग्लिश समर चल रहा है उससे ये समर सीजन बेसिकली खत्म होने से पहले हो सकता है कि वो भी एक रेट कट के बारे में सोचे। अगली न्यूज है फ्रॉम एन एशियन कंट्री। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मलेशिया। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इन्वेस्टमेंट टारगेट बताया है ऑफ $100 बिलियन इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत सारे नेशंस अब ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। चाइना के बाद इंडिया ने तो ऑलरेडी काफी सारे सारे स्ट्राइड्स इसमें करना शुरू कर दिए, बट देयर आर लॉट ऑफ नेशंस एंड मलेशिया भी ऐसा ही एक नेशन है। उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एम किया है टू इन्वेस्ट अराउंड $107 बिलियन। एंड इनका ध्यान इस पर होगा कि पैकेजिंग जो है वो इम्प्रूव कर दी जाए, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन का जो इक्विपमेंट है उससे बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक इवेंट पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा था कि वो एटलीस्ट 10 इंडिजिनस इंटरप्राइजेस बनाना चाहते हैं जो डिजाइन एंड सोफिस्टिकेटेड पैकिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स इसमें स्पेशलाइज कर सके, जिनके सेल्स होंगे रेंजिंग फ्रॉम $210 मिलियन टू अराउंड $1 बिलियन। उनके पीएम ने यह भी कहा कि जो साउथ ईस्ट एशिया के और कंट्रीज है वो लगभग $5.3 बिलियन तक की हेल्प मलेशिया को ये फिस्कल में करेंगे टू हेल्प देम फुलफिल ऑल दीज एम्स फॉर सेमीकंडक्टर्स। मलेशिया पहले से ही एक काफी सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेंट रहा है सेमीकंडक्टर सेक्टर में। दे ऑलरेडी हैंडल 13% ऑफ द टेस्टिंग एंड पैकेजिंग जो वर्ल्ड वाइड किया जाता है इन सेमीकंडक्टर्स, उसमें वो ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं। लीडिंग कंपनी जैसे कि इंटेल, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें उसमें काफी सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन मलेशिया फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट अ न्यूज बाय क्रिसिल। तो क्रिसिल का ये कहना है कि बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है इंडिया में इन FY25 वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा टू 14%। एंड उसका रीजन है कि लोअर जीडीपी अपटिक रहेगा FY25 में कंपेयर टू FY24 और FY23। एंड आरबीआई के कुछ मेजर्स की वजह से स्लोइंग डाउन ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ FY25 में देखी जाएगी। ये 2% ड्रॉप है, जो 14% की ग्रोथ वो कह रहे हैं, दैट इज अ 2% ड्रॉप फ्रॉम द क्रेडिट ग्रोथ दैट वाज अचीव्ड इन FY24। लगभग 16% की क्रेडिट ग्रोथ जो है बैंकिंग सिस्टम एज अ होल ने FY24 में देखी।
जो स्लो डाउन है, लाइक आई सेड, जीडीपी ग्रोथ ये प्रोजेक्ट कर दी गई है कि 6.8% के आसपास रहेगी फॉर FY 2025। इन कंपैरिजन FY 2024 में 7.6% थी। सो हायर जीडीपी ग्रोथ मींस हायर क्रेडिट ग्रोथ। सो ऐसे में जब जीडीपी ग्रोथ थोड़ी सी लोअर होगी, तो क्रेडिट ग्रोथ भी थोड़ी सी लोअर होगी, ऐसा क्रिसिल यहाँ पर कह रहा है। इसके अलावा आरबीआई ने कुछ मेजर्स मेंटेन किए हैं, लाइक हायर रिस्क वेटेड असेट्स ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स। तो इससे क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ी सी जो गिरावट है ऑफ द ग्रोथ, तो वो यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके अलावा स्लोअर डिपॉजिट अक्रीशन करंटली हो रहा है, जिससे जो चेक है क्रेडिट ग्रोथ पर वो रखा जा रहा है। एंड हालांकि क्रिसिल ने ये एडमिट किया है कि डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में जो डिफरेंस है वो अभी काफी नैरो डाउन होने लगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ फंडामेंटल ड्राइवर्स क्रेडिट डिमांड के अभी भी काफी इंटैक्ट है एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सेकेंड हाफ ऑफ FY 2025 के आसपास ज्यादा बढ़ने लगेगा, ऐसा उनका अंदाज है। कॉर्पोरेट सेगमेंट जो है वो अकाउंट करता है फॉर 45% ऑफ द ओवरऑल लोन्स इन द इंडियन क्रेडिट इकोनॉमी। इसमें अराउंड 13% की ग्रोथ FY 2025 में भी देखी जाएगी, ऐसा क्रिसिल का कहना है। लेकिन रिटेल ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होगी टू 16% फ्रॉम 17% जो FY 2024 में थी। अब बढ़ते हैं कुछ कंपनी वाइज अपडेट्स पर। सबसे पहली अपडेट है अबाउट हिंडाल्को। तो हिंडाल्को की एक नोवेलिस नाम की सब्सिडरी कंपनी है यूएस में। उन्होंने आईपीओ के पेपर्स फाइल कर दिए हैं इन द यूएस मार्केट्स। इस आईपीओ के साथ वो टारगेट कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ अराउंड $12.6 बिलियन इन द यूएस मार्केट्स। नोवेलिस इसके लिए 45 मिलियन शेयर्स जो है वो अपने दे रहा है फॉर दिस आईपीओ, एंड दे आर एमिंग टू रेज ऑलमोस्ट $1 बिलियन इन दिस पब्लिक ऑफर दैट दे आर डूइंग। हिंडाल्को एंड नोवेलिस, स्पेसिफिकली नोवेलिस जो है दैट इज अ वर्ल्ड लीडर इन एल्यूमिनियम रोलिंग एंड रिसाइकलिंग, एंड ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है उस पर लिस्ट होने जा रही है। आईपीओ खत्म होने के बाद नोवेलिस जो होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ हिंडाल्को, that will continue to hold 92.5% of the total shareholding of Novelis. So majority shareholding अभी भी उनके साथ रहेगी and rest of the shares will be listed on the stock exchanges. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिन्होंने साइन की है 1 ईयर डील विद रशियाज रॉसनेफ्ट। तो रिलायंस जो है उन्होंने ये डील साइन करके दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट, जिसमें रॉसनेफ्ट नाम की जो कंपनी है जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है, उनके पास से रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी बाइंग मंथली 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। एंड इसके लिए पेमेंट जो है वो रूबल में करेंगे, जो रशियन करेंसी है। तो ये जो टर्म डील है, इसके हिसाब से इसका फायदा रिलायंस को ऐसे होने वाला है कि ऐसे टाइम पर जहां पर ओपेक के जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनकी तरफ से रेट्स अभी हायर रेट्स पर है, उसी समय एक डिस्काउंटेड रेट पर रिलायंस हैज मैनेज टू स्ट्राइक दिस डील विद रोसनेफ्ट। एंड आगे चलकर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ओपेक प्लस जो कंट्रीज है वो आगे चल के कुछ प्रोडक्शन, ऑयल के प्रोडक्शन में थोड़ा सा कट यहाँ पर लाने वाले हैं, जिससे ऑयल के प्राइसेस थोड़े से बढ़ेंगे। तो इसके पहले ये डील स्ट्राइक करना रिलायंस के लिए काफी मेजर ब्रेक थ्रू है। जो डील के टर्म्स है उसके मुताबिक 1 अप्रैल से ही ये रिलायंस विल बी बाइंग 2 कार्गोस ऑफ 1 मिलियन बैरल्स ऑफ द उराल क्रूड, एंड इसके लिए रिलायंस विल बी गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ $3 पर बैरल कंपेयर टू द मिडिल ईस्ट दुबई बेंचमार्क। तो ये जो बेंचमार्क है ऑयल के प्राइसेस का, उसके बेंचमार्क रखते हुए एक $3 का डिस्काउंट भी रिलायंस को मिलने वाला है पर बैरल। जो ओपेक प्लस का जो ग्रुप है जिसमें ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आती है, दैट अलोंग विद रशिया, ये जो है वो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द आउटपुट कट्स इन अ मीटिंग ऑन June 2। तो उसके पहले लाइक आई सेड ये काफी मेजर ब्रेक थ्रू रिलायंस के लिए यहाँ पर रहा है। एलआईसी के जो चेयरमैन है सिद्धार्था मोहंती, उन्होंने कहा है कि जो कंपनी है एलआईसी की, दैट माइट एंटर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस इन फ्यूचर, एंड इसके लिए कुछ वो इनऑर्गेनिक ऑप्शंस मतलब एक्विजिशंस करके कुछ एक्विजिशन ऑफ कंपनीज जो हेल्थ इंश्योरेंस में है, इसके थ्रू भी वो शायद जाएंगे। एक्सपेक्टेशंस है कि कंपोजिट लाइसेंस जो है वो परमिट किए जाएंगे अंडर द इंश्योरेंस एक्ट। करंटली एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 कंपोजिट लाइसेंस इंश्योरर के लिए अलाउड नहीं है। तो एक ही इंश्योरर सिंगल लाइसेंस के अंडर लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस एक ही एंटिटी में नहीं कर सकता। ये करंट रूल्स है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि ये जो रूल्स है वो चेंज किए जाए ताकि एक कंपोजिट लाइसेंस बना दिया जाए। एलआईसी जो है वो जनरल इंश्योरेंस लाइक फायर एंड इंजीनियरिंग में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, पर हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है वो शायद वो कर सकते हैं, ऐसा उनके एमडी ने कहा है व्हाइल शेयरिंग द नंबर्स फॉर FY 2024।
फरवरी में एक पार्लियामेंट्री पैनल के सजेशन के मुताबिक एक कंपोजिट लाइसेंस लाने की बात वहां पर कर दी गई, जिससे लाइफ, जनरल, हेल्थ इंश्योरेंस सारे चीजें जो है वो एक एंटिटी में, एक लाइसेंस के अंडर किए जाए, जिससे इंडिया में इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ सके। अदानी एंटरप्राइजेस के बोर्ड ने अप्रूव की है ₹16,600 ऑफ फंड रेजेस वाया QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा वो इतने पैसे रेज करने वाले हैं। एक ही दिन पहले हमने देखा था कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो है उन्होंने सिमिलर फंड रेज किया था ऑफ ₹12,500। एक्सपेक्टेशन था कि अदानी एंटरप्राइजेस भी ऐसा ही कुछ QIP जो है वो अनाउंस करेगी, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन अनाउंस्ड। अदानी ग्रुप ने पिछले कुछ अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो काफी ज्यादा अमाउंट रेज की है फ्रॉम द मार्केट। ऑलमोस्ट $6 बिलियन उन्होंने रेज किए फ्रॉम मार्की इन्वेस्टर्स लाइक GQG पार्टनर्स, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड टोटल एनर्जीज सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस 1 ईयर। एंड ऐसा दिख रहा है कि वंस अगेन वो एग्रेसिवली एक्सपांड करने की कोशिश में फंड रेज के टारगेट्स पर लगे हुए हैं। अब बात करते हैं एक दो रिजल्ट्स की। सबसे पहले IRCTC का रिजल्ट Q4 का कल डिक्लेयर हुआ। नेट प्रॉफिट कंपनी का सिर्फ 2% से बढ़ा है यहाँ पर टू 284 करोड़। रेवेन्यू 20% से अप है। द रीजन ऑफ सच अ वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन द रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ये है कि जो मिक्स है कंपनी का वो चेंज हो गया है। जो मेजर रेवेन्यू कंपनी को यहाँ पर आया है वो मेनली आया है फ्रॉम द केटरिंग बिजनेस, स्टेट, तीर्थ एंड टूरिज्म, जहां पर मार्जिन बेसिकली कंपनी के लिए लो रहते हैं। लेकिन जो मेन बिजनेस है, जो मेन कैश काउ है IRCTC के लिए, दैट इज द टिकटिंग रेवेन्यू, तो वो एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू डिक्रीज होता हुआ दिखा है। इंटरनेट टिकटिंग जो है दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू 31% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जो कम हो गया है फ्रॉम 32.8% इन द लास्ट ईयर। FY23 में ये आंकड़ा 37% था। सो कॉन्स्टेंटली कंपनी का टिकटिंग रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। बाकी चीजों पर कंपनी अब ज्यादा ध्यान देने लगी है, बिकॉज इंटरनेट टिकटिंग एक लिमिटेड मार्केट है। कंपनी को अगर बड़ा मार्केट शेयर ग्रैब करना है तो दे विल हैव टू गो टू टूरिज्म, केटरिंग जैसे बिजनेसेस में, जहां पर मार्जिन डेफिनेटली कम दिख रहे हैं। कंपनी ने अपने सर्विसेज जो है वो एक्सपांड किए हैं ओवर द इयर्स, एंड राइट नाउ दे आर आल्सो ऑफरिंग लग्जरी ट्रेन टूर्स, होटल बुकिंग्स एंड हॉलिडे पैकेजेस। अमरा राजा ने भी अपने Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जहां पर नेट प्रॉफिट कंपनी का 62% से बढ़ गया है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 230 करोड़। काफी अच्छा ओवरऑल रिजल्ट रहा कंपनी के लिए फॉर FY24। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वो 2900 करोड़ हो गए हैं फॉर दिस क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, कंपेयर टू 2400 करोड़ जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23 में हुआ करते थे। इसके अलावा कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फॉर FY24 वो 934 करोड़ रहा, जो कि 731 करोड़ का ये आंकड़ा था इन FY23। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर बैटरीज वो बढ़ गई हैं एज पर डेटा बाय सियाम, दैट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। 21% की ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इस क्वार्टर में देखी गई फॉर द बैटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर। हमारा राजा जैसा जो प्लेयर है दैट केटर्स टू अ लॉट ऑफ हाई प्रोफाइल OEM क्लाइंट्स लाइक मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स एंड हीरो मोटोकॉर्प। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर हम बढ़ते हैं, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो क्या आपको पता है कि इंडिया में जितने डिस्ट्रिक्ट्स है, वी हैव मोर देन ऑलमोस्ट 700 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। तो 700 डिस्ट्रिक्ट्स में से 13 डिस्ट्रिक्ट, द टॉप 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, दे कंट्रीब्यूट टू 50% ऑफ इंडियाज GDP। जी हाँ, 700 में से 13 जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ इंडिया टोटल GDP। एंड ये जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स है, दे इंक्लूड मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, ठाणे, जयपुर, नागपुर एंड नासिक। तो आप समझ सकते हो कि एक तरीके से दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि कितनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। बहुत सारी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है इन वेरियस एरियाज इन इंडिया। एंड अगर इंडिया के लॉन्ग टर्म GDP ग्रोथ रेट्स आर टू बी सीन, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्रॉप अप होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी हम अकम्प्लिश कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो आई एम एक्चुअली सीइंग इट एज अ वेरी पॉजिटिव स्टैटिस्टिक, जहां से हमें जो रूम फॉर इंप्रूवमेंट है वो काफी ज्यादा दिख सकती है। मे बी विल सी इवन मोर एंड मोर सिटीज, मोर एंड मोर डिस्ट्रिक्ट्स contributing to a significant part of the GDP in the future. So that was it for today's episode of आज की ताजा खबर। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिए इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investchennai.in को भी विजिट करना मत भूलिए। बहुत अच्छे ऑफर्स करंटली आपके लिए चल रहे हैं, तो इस ऑफर्स का फायदा उठाइए एंड हमारी वेबसाइट विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।